नमस्कार, पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण की ओर पहुंच चुका है। इस चरण में मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास की सीटों पर होगा। ऐसे में सभी की निगाहें वाराणसी पर टिक चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम प्रमुख नेताओं ने यहां पर ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में राहुल ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ करीब 1 किलोमीटर दोनों भाई बहन पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां काफी देर तक पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सुना है कि मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, मगर हमने उन्हें देखा है कि जब वे गंगा में घुसे तो उनसे तैरा भी नहीं गया। अगर जातिवार मतदाताओं की बात करें तो वाराणसी में 3,25,000 से अधिक वैश्य, 3 लाख मुस्लिम ब्राह्मण, 2.5 यानी कि 2.5 लाख पिछड़ों में आने वाले कुर्मी, 2 लाख यादव व 1.5 लाख ठाकुर और साथ ही साथ दलित 80,000 और अन्य ओबीसी जातियां करीब 70,000 है। सपा और अन्य विपक्षी दल भगवा पार्टी के ब्राह्मण मतदाताओं में सेंधमारी करने की कोशिशों में जुटे हैं। बनारस की तरह पड़ोसी मिर्जापुर और जौनपुर में भी एक मजबूत मुकाबला हो रहा है। वहां भी भाजपा ने पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी। दरअसल वाराणसी के अलावा अंतिम चरण का मतदान आजमगढ़ और विंध्याचल मंडलों के 9 जिलों में होगा। सवाल है कि वाराणसी में राजनीतिक जमावड़ा आखिर क्यों हो रहा है? चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा? वाराणसी में धर्म और राजनीति का मिश्रण देखने को मिला है। ऐसे में कांग्रेस की सेकुलर सियासी स्टैंड का क्या हुआ? आज जब सियासी दल धर्म विशेष के करीबी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा? किस तरह की जातिगत समीकरण यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर तफसील से हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी अब कहीं ना कहीं सियासी केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है 7वें चरण का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है काशी में जीत हासिल करना, क्योंकि काशी का ही असर कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में पड़ता हुआ दिखाई देगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, तो वहीं राहुल और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम दिखाने की वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है। सर, काशी कितना महत्वपूर्ण और क्या काशी का असर कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में भी पड़ेगा 7वें चरण में? निश्चित रूप से नेहा जी, काशी विश्वनाथ का एक महिमा जो है करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था का केंद्र है और आज से नहीं हजारों साल से है। कई बार उसे मिटाने की कोशिश की गई, उसकी दुर्दशा और दशा को लेकर कभी चिंता नहीं की गई। 75 साल से वो उपेक्षित जगह था। आज जिस तरह से उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबके जन सहयोग से और जिस तरह से उसका उद्धार हुआ, और आज उसको देखकर जो है लगता है कि सच में हम कहीं काशी दर्शन करके वाकई पुण्य के भागी हैं। और प्रधानमंत्री को भी लोग मन से धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रयास से हम कम से कम ये करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र जो है कम से कम देखने के लायक दर्शनीय तो हुआ। अब इसमें जो है ऐसे आडंबकारी और ऐसे कपटपूर्ण तरीके से सिर्फ वोट और राजनीति की वजह से पूजा पाठ करने की जो ये मंशा लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इनको लोग भी समझते होंगे कि ये कौन लोग हैं। अभी 3 घंटे पहले वहां पूजा अर्चना की है राहुल और प्रियंका जी, उसके 2 घंटे बाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के बारे में बात करने की क्या जरूरत। तो जब आपकी जरूरत ही नहीं है तो आप पूजा पाठ क्यों करने जा रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात क्यों उठा रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान करने की बात क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप रोजगार की बात अगर करते, आप अपनी बातों को रखते, आपकी पार्टी क्या करने की कोशिश करेगी? आपका जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, या जो पत्र आप लेकर आए हैं, उसके बारे में कुछ लोगों को बताते समझाते, लोगों को समझ में भी आता। ठीक है। लेकिन आपको तो एक तरफ जो है ये लगता है कि भाई हम अपना वो मुखौटा उतार दें
जिसको मतलब लोगों को दिखाना आप नहीं चाहते हैं, और एक ऐसा मुखौटा है जो पहन के आप मंदिरों में बैठते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। आज तक तो नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी विश्वनाथ मंदिर में नहीं आया, ठीक है, भगवान की पूजा अर्चना ठीक है सर, बने करने नहीं रहिए आया हमारे इस साथ। तरह अजय से। जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। तो अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, महेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि 1 किलोमीटर पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे राहुल और प्रियंका, और वहां पर काफी देर तक पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मंदिर में जाना, 1 किलोमीटर चलना, सेकुलर छवि का क्या होगा? जी, पहली बात तो भाजपा के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता हैं, मित्र भी हैं हमारे, मैं मानता हूं इनको बड़ा बुद्धिमान प्रवक्ता है। लेकिन आश्चर्य लगता है भाजपा की भाषा से, इनकी भाषा से नहीं। ये तो उसी भाषा को बोलते हैं। इन्होंने अभी कैसे कहा? आज तक तो हमने जीवन में ये सुना कि भगवान के दरबार में जाकर लोगों का ईश्वर उद्धार करते हैं, लेकिन इन लोगों ने भगवान का उद्धार कर दिया आजकल। तो ये भाषा हो गई है। अभी रिवाइंड करा के देख लीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का ही उन्होंने उद्धार कर दिया है। हे भगवान, हे ईश्वर, सद्बुद्धि दे इन भाजपाइयों को कि देश में क्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म की बात करते हैं, भगवान का उद्धार कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे चंदाखोरी कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। राहुल जी चले जाए, प्रियंका जी चले जाए, अखिलेश यादव चले जाए, बाकी लोग चले जाए, तो वो हिंदू नहीं होंगे। सिर्फ इनके बाबा जो हैं वो कंठी बजाते हुए, झूठ बोलते हुए पहुंच जाए, गंगा मैया का आश्रय लें और गंगा मैया में लाशें बहती रहे, और उसके बाद भी झूठ पर झूठ बोलते रहे। जिन गंगा मैया का हम कसम खा करके सत्य की प्रतिज्ञा करते हैं और उसको भी ये झुठलाते रहे, तो ये बड़े हिंदू हैं। ठेकेदारी कम कीजिए, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप लोग की ठेकेदारी बंद हो रही है, ठेकेदारी से कोई फायदा नहीं है। मुद्दों पर आइए। मुद्दों पर यह है कि बनारस एक केंद्र रहा है, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक केंद्र है हमारा, और उस केंद्र के साथ किस तरह इन्होंने क्वेटो बनाने की चर्चा करते हुए किस तरह खिलवाड़ किया है, ये पूरा काशी के लोग और पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं। पूर्वांचल हमारे राजनीति का भी एक शुद्धि लोग वहां होते हैं, राजनीतिक एक नई संस्कृति वहां से पूरे भारत में, पूरे देश में जाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है, दुर्भाग्य से यदि आज बारिश हो जाए तो कल लोग वहां तैरते हुए जाएंगे। विकास का ये आलम है। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र का विकास इतना महत्वपूर्ण हो चुका है तो देश का तो छोड़िए। जिस तरह से वहां मछुआरों की हालत कर दी है इन्होंने, झूठे विकास के नाम पे उनको विस्थापित कर दिया, उनका रोजी रोजगार छीन लिया। जिस तरह रेशम उद्योग का हाल इन लोगों ने किया, एक भी कोई नया कुटीर उद्योग मुद्दे तो ठीक है, लेकिन क्या हिंदुत्व के पिच पर, हिंदुत्व के पिच पर क्या कांग्रेस बेहतर तरीके से बैटिंग कर पाएगी क्या? सर, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि काशी की जब बात होती है, मंदिर की बात होती है। सेक्युलरिज्म के पीछ पे, सेक्युलरिज्म के पीछ पे अब इनके पास क्या जवाब होगा? धर्म पे ये कौन से मुंह लेकर जाएंगे उन लोगों के पास और इनको ये कहते रहे कि हम हिंदू के विरोधी हैं, हम हिंदुत्व के विरोधी हैं, हम हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये राजनीति धर्म को जो है माध्यम बनाते हैं राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। हमारे लिए राजनीति धर्म जो है राजनीति का माध्यम नहीं है। अभी 5 दिन पहले द्वारिका गए थे, वहां भी उन्होंने पालकी लेकर के वो घूमने गए, मंदिर दर्शन करने। राहुल जी कोई पहली बार भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर रहे हैं, 10वीं बार कर। मतलब ये मजबूर कर दिया गया राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने कि मंदिर जाना पड़ रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र ना दे, इसके प्रमाण पत्र की जरूरत ना कांग्रेस पार्टी को है, न इस देश के आम जनमानस को है। इस देश का आम हिंदू समझता है, हिंदू मत का मतलब सर्वधर्म संभाव की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है। ये लोग नफरत फैला करके, हिंसा फैला करके और गोडसे को पूज करके यदि धर्म की बात करते हैं तो ये दुखद है, सबको पता है। विचारधारा के नाम पे जरूर हिंदू धर्म को ले रहे हैं, क्योंकि इनको सियासत करनी है। हम आस्था के नाम पे हिंदू धर्म को लेते रहे हैं, और हमारे लिए वो कोई पूजा पाठ का मतलब हिंदुइज्म से राजनीति नहीं करनी है। धर्मनिरपेक्षता की बात है। भारतीय संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है वो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, चाहे ये जितने षड्यंत्र कर ले महेश भाई के पार्टी, जो षड्यंत्र इनकी नहीं चलेगी। हिंदुत्व की जो बातें करते हैं, हिंदुत्व जो लोगों को जोड़ने वाला हो वो हम चाहते हैं, वो हिंदुत्व नहीं जो लोगों को तोड़ने वाला हो। ठीक है सर, ठीक है। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका भी रुख कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये, सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा महेश जी, कि वाराणसी में राजनीतिक जमावड़ा क्यों, इसकी क्या नौबत आ गई, क्या वजह इसके पीछे है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है,
जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री वहां से सांसद है तो किस तरह से उनकी पकड़ होगी ये भी सार्वजनिक है, क्योंकि दूसरी बार वहां से जीते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तक जितनी भी विधानसभा वहां पर है सभी पर भाजपा का जीत का परचम वहां पर लहरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दलों का वहां पर जमावड़ा। वहां अखिलेश यादव पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंची और तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि वोट बटेंगे, और वोट बटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री का एक क्षेत्र होना बनारस का ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से तो स्वाभाविक रूप से सारी राजनीतिक पार्टियां जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी हैं वो तो चाहेंगी कि वहां पे किसी न किसी तरह से जो है हम ऐसा करें जिससे कि वहां मत प्रतिशत भाजपा का घटे, वहां सीट कम हो, ताकि प्रधानमंत्री को टारगेट करें। तो ये तो एक स्वाभाविक राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है हमारी प्रतिद्वंदियों का। दूसरा क्या कारण है कि बनारस जो है हमारे भाजपा और आरएसएस की दृष्टि से काशी प्रांत है, और वहां पे जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां को वो आज से नहीं, वो हजारों वर्ष से वो केंद्र रहा है। और वहाँ अच्छे जितने भी अच्छे राजनीतिज्ञ रहे इस देश के, उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। एक दो तो मुझे जहां तक जानकारी है कि एक दो मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्योटो बन पाया क्या काशी, जिसका जिक्र अभी अजीत जी कर रहे थे? वहाँ क्या आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर जो है आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ का जो एक दूसरा ग्रेटर बनारस जो है वो शहर अपने आप में वो स्थापित होने जा रहा है। वहाँ आप इंटरनेशनल कोई भी आप सुख सुविधा देखिए, बनारस के लोगों से पूछिए, बनारस की किसी भी तबके से पूछिए, या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो आज खुश है इस बात से कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी वजह से वहाँ हर आदमी अपने आप को मोदी से कम नहीं समझता है। वो उसी तरह से, उसी पैशन से, उसी जुनून से काम करने की कोशिश करता है। क्योटो बन पाया? सर उसका जवाब दीजिए ना, क्योटो बन पाया क्या? जिस बात का जिक्र उन्होंने कई सालों पहले किया था कि जब हम आएंगे तो क्योटो बना देंगे। क्योटो से कहीं आगे है, क्योटो से पीछे नहीं है बनारस। क्योटो से कहीं आगे है। क्योटो का अगर आप कहीं उसका कहीं सोचिएगा कि वहाँ कितने टाइम से काम चल रहा था, क्योटो का कितना आर्थिक उत्थान हुआ, उसका उस तरह से पतन नहीं हुआ जैसे बनारस का हुआ, उस तरह की उपेक्षा नहीं हुई जैसे बनारस का हुआ। लगातार ये राजनीतिक कारणों से, हिंदू मुसलमान से, दंगों से, फसाद से, जिस तरह से लगातार सपा कांग्रेस के लोगों ने क्या दिया, आप एक चीज ये बता दें कि जो बनारस को कांग्रेस और सपा ने दिया हो, और हम 100 ऐसी चीजों को बता सकते हैं जो हमने दिया और उंगलियों पे है, और पिछले 7 साल में हमने दिया है। ठीक है, ये हमारी उपलब्धि है और ये हम कहने में आज फख्र महसूस बिल्कुल सर, आप उपलब्धि मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या जनता मान रही है? ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि हम तो जनता की बात करते हैं सर यहाँ पर, और ऐसे में आप सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, और उसके बाद जब ऑपरेशन गंगा का जिक्र होता है तब भी वो माँ गंगा का जिक्र करते हैं। बात उसकी भी करेंगे क्योंकि ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बात वाराणसी की आती है तो माँ गंगा की भी बात होगी, और बात उन राजनीतिक दलों की भी होगी जो कि वहां पर बैठे हैं, सियासी अखाड़ा वाराणसी को बना रहा है। माँ गंगा का जिक्र मैंने किया क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं वाराणसी आया हूं, और अब जब ऑपरेशन गंगा चल रहा है तब भी वो ये कह रहे हैं कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, यानी कि हर चीज में, हर बात में वो कनेक्ट करते हैं माँ गंगा को, क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है, वहां पर चुनाव हो रहा है जहां से गंगा निकलती है, और जाहिर तौर पर जब गंगा की बात होती है तो पूरे पूर्वांचल पर इसका असर पड़ता है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि इस विषय पर भी जब बात रूस की होती है, यूक्रेन की होती है, और वहां से बच्चों को निकालने की होती है, छात्र छात्राओं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को, साधना या माँ गंगा का जिक्र करना नहीं भूलते? और उस वक्त क्यों नहीं माँ गंगा का जिक्र किया गया था जब कोरोना काल में वहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ था? क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चुनाव में? अजय जी। तो निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो जो परिस्थितियां थी सबने देखा है, ये तो
प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सबने देखा किस तरह माँ गंगे की गोद में लाखों की संख्या में लाशें जा रही थी, बह रही थी, परेशान थे लोग, ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही थी और सरकार ऑक्सीजन पे चल रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार थी या देश की सरकार थी। क्योंकि बनारस में ठीक कहा अभी भाजपा प्रवक्ता ने कि भाई बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो उनकी अपेक्षाएं और ज्यादा थी और बनारस में भी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी उन दौरान। हम लोगों ने देखा है बहुत ही ज्यादा परेशान थे लोग और लाखों की संख्या में वहां भी जब कोरोना का पीक टाइम था तो वो लोग अस्त व्यस्त थे। जैसे वहां के सबसे महत्वपूर्ण जो मिश्रा जी, जो चुन्नू मिश्रा जी, जो इनका वो थे प्रस्तावक थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके बच्चों ने क्या कहा, सबने देखा है। बनारस में लोग शालीन हैं, सुसंस्कृत हैं, सद्बुद्धिमान हैं और साथ में सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना भी उनके पास है, तो समय पर उसका जवाब देते हैं। एक बार छल सकते हैं, 2 बार छल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बार बार आप नहीं छल सकते हैं। जुमले से की परिस्थितियां जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई है और बनारस के लोगों को छलने का प्रयास किया, उस पूरे मंडल में लोगों को ये बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से गुजरात से आकर के और बनारस वासियों को माँ गंगे ने बुलाया है और माँ गंगे को ही धोखा दे दिया। माँ गंगे आज भी सफाई के नाम पे वहां पे वही जो पुरानी परिस्थितियां हैं वही है, कोई सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ वो लाइट एंड शो, कैमरा शो करने का जरूर उन्होंने प्रयास किया। लोग इस बात को अब समझने लगे हैं। रोजी रोजगार क्या मिला, क्या कोई नया उद्योग बना, एक भी छोटा उद्योग वहां स्थापित हुआ हो, लोगों को कोई नया रोजी रोजगार का प्रश्न आया हो। पूर्वांचल की वो नगरी है, केंद्र है, लोगों को, नौजवानों का वहां पे बनारस विश्वविद्यालय के बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ जब वो आंदोलन में आए थे, किस तरह उनको मारना पीटना भड़काने का प्रयास हुआ, सबने देखा है। जाति धर्म के नाम पे किस तरह तोड़ रहे हैं, जो बनारस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के लिए एक समन्वित संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इस सरकार की नाकामी। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो नेहा जी है, बनारस से प्रधानमंत्री और योगी जी भी पूर्वांचल से। अब यदि पूर्वांचल का विकास नहीं हो पाया तो अब कौन से क्या बना दिया जाए इन लोगों को कि विकास होगा। मैं तो बार बार पूछता हूँ, प्रधानमंत्री से बड़ा पद इस देश में क्या पद हो सकता है? ठीक है, डबल इंजन की सर, ठीक है सर, सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। महेश जी, डबल इंजन की सरकार के बाद भी अगर बेहतर तरीके से विकास नहीं हुआ तो फिर अब क्या बना दिया जाए, ये पूछ रहे हैं अजय जी। नहीं, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके पूछने में कोई रोक थोड़ी है। लेकिन सवाल यह है नेहा जी कि अगर ऑपरेशन गंगा नाम नहीं रखा जाए तो ऑपरेशन जिन्ना रखा जाए। गंगा माँ की अगर बात कही जा रही है, जो गंगा हमें जीवन दायिनी है, अन्नदायिनी है, जो गंगोत्री से निकलकर पूरे भारत वर्ष में हमारे किसान हो उनको पानी देती है, कहीं हमें संस्कार देती है, कहीं हम उसके आचमन से अपने पापों को धोते हैं। ये सारी चीजें जो एक हमारी अवधारणा है उसको उसकी एक मैंने ये कहिए कि एक प्रमुख कारक है, एक शक्ति केंद्र है गंगा। अगर उसका नाम लेना इस देश में प्रधानमंत्री का ये अपराध है क्या? और जिन्ना का नाम लेना यहाँ पुण्य है, वो एक सेकुलरिज्म है। एक तो ये है, और दूसरा कि ये वही बनारस है जहाँ मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और वो कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन उनको कभी भारत रत्न देने के बारे में कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। जिनकी इतनी बड़ी कीर्ति है, जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ अपने राजनीतिक कारणों से व्यक्ति और नगर का और क्षेत्र का और जो आप सूबा है और जो इनका मंसूबा है, ये सब चीजें इनके उस चीज पे डिपेंड करती है जिसमें इनको राजनीतिक रूप से फायदा होता। ये राजनीतिक नहीं, वो कह रहे हैं आपका मंसूबा क्या है, ये तो क्लियर करिए ना। वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना विकास नहीं हो पा रहा। भगवान को भी हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो इस देश में तो ये पता नहीं किसको क्या कह देते इनके नेता। वो देखिए ओसामा बिन लादेन को ऐसे कह रहे थे कि ओसामा जी का संस्कार नहीं हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है। इनका एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि आतंकवादी अगर इनकाउंटर में मर जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे अधिकारी, बहादुर अधिकारी मरते हैं, उसके ऊपर अफसोस नहीं जताते हैं। कहते हैं मैं रात भर नहीं सोया पाटला कांड की वजह से। तो इनकी सेकुलरिज्म का चश्मा जो है राजनीतिक कारणों से
ये भगवान को भी ठीक। बेचने से, ठीक, अजय जी पूजने इनका से, जवाब दे दीजिएगा और उनके- साथ ही साथ उनके- मेरा भी एक ये सवाल है, सारा उसका भी जवाब कर्मकांड दीजिएगा। करने से ठीक है, ये बहुत बड़े बाजीगर ठीक है सर, ठीक है सर। सवाल इस बात को लेकर भी है, आज एक विशेष धर्म के प्रति आप लोगों का झुकाव है और उसके करीब आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे धर्मनिरपेक्षता में फायदा होगा क्या, या फिर जिस पिच पे आप चलते हैं, जिस ट्रैक पे आप चलते हैं, जिस ट्रैक पे कांग्रेस चलती हुई आई है, सेकुलर की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, और अब एक विशेष धर्म के प्रति झुकाव, इसे कैसे देखते हैं? नुकसान नहीं हो सकता क्या इससे? आपको क्या नहीं लगता ऐसा? नहीं नेहा जी, तो आश्चर्य लग रहा है कि एक विशेष धर्म के प्रति झुकाव। हम तो पहले भी पूजा करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते हैं। सार्वजनिक तौर पे नहीं जाते थे मंदिर में। पहले भी सार्वजनिक, पहले जो किया, आपके कैमरे नहीं थे, कैमरे नहीं जाते थे, आज आपके कैमरे जा रहे हैं। पहले डिबेट नहीं होते थे, आज वो आप डिबेट कर रही हैं। जब कांग्रेस फैमिली जाती है, हाँ। कांग्रेस फैमिली में हम लोग जाते हैं, तो आपका डिबेट जो है होने लगता है, बाकी लोग जाता है तो नहीं होता है। मैं आप पर तर्क नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ, और अच्छी ये बात है, चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन हिंदू धर्म चर्चा इस बात पे भी होती है कि राहुल गांधी जाते हैं तो अपना धर्म बताते हैं, खास तौर पे जनेऊ धारण करते हैं, ये तमाम चीजें क्या किस ओर इशारा करते हैं? जिस बात का जिक्र भी महेश जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर जाना सिखा दिया, माथा टेकना सिखा दिया, क्या एक मजबूरी बन गया? चलिए, कम से कम इन्होंने झूठ बोलना नहीं सिखाया, जो झूठे बोलते हैं लगातार। यदि सीखना होता तो वो भी हम सीख लेते। हम समाज को तोड़ने का, नफरत फैलाने का जो इनका औजार है वो उन्होंने नहीं सिखाया। यदि सीखना होता तो हम वो भी सीखते। यदि इन्हीं से सीख रहे होते तो ये सारी चीजें सीख लेते। मंदिर के नाम पे चंदा लेना भी हम सीख जाते, चंदा चोरी भी करते, वो नहीं करते हैं। हमें वो नहीं आता है, हमें ये आस्था है, इसलिए हम आस्था में काम करते हैं। जहां तक बात धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व की बात है, हिंदू धर्म दर्शन है, हिंदू धर्म यदि हम मानते हैं तो हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम मुस्लिमों से 20 और 80 का मामला करके चर्बी और गर्मी निकालने की बात करें। हम धर्म को नहीं तोड़ते हैं। और ये अभी बोल रहे थे ना, वर्मा जी बड़ा बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर किसके पार्टी में है? आप मुझे ये बता दीजिए ना, कांग्रेस की है। वही जवाहरलाल नेहरू जो है लगाने वाले कौन है? 26 जनवरी का परेड में निकालते हुए गर्व महसूस करते हैं, आतंकवादी कहने वाला और दूसरी तरफ आप उसी आरएसएस को गाली देते हैं। कहा ना, गोडसे की पूजा किसने की? आप जो मंसूबे लेकर राजनीति कर रहे हैं उसको कहीं उजागर करिए, वो सवाल है। नहीं बोल पाइएगा, मुझे पता है। आप अपने मंसूबे को बताइए कि आपका पूजा अर्चना करने के पीछे कारण क्या है। दिक्कत होती, आप क्या सिखाइएगा? अरे गांधी को पढ़ लेते, गांधी को समझ लेते तो देश के हिंदू दर्शन को समझ लेते। आप नहीं समझ सकते। जो गांधी को मारेगा वो कभी हिंदू धर्म का पुजारी नहीं हो देश सकता। के हर एक बच्चे में है। गोडसे की जो पूजा करेगा की वो तो बात कतई नहीं हो सकता। दुनिया भर में जितने सहिष्णु हिंदू होते हैं कोई और कौम हो ही नहीं सकती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि वाराणसी का सियासी रंग देखकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पूर्वांचल में सियासी केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है वाराणसी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या वाराणसी का असर उन तमाम सीटों पर भी पड़ेगा जो कि आसपास की सीटें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद वहां से जिस तरह से ताल्लुक रखते हैं, प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो वहीं से चुनावी मैदान में, यानी कि गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। तो जाहिर तौर पे पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। 2017 का यह आंकड़ा बताता है कि भाजपा ने यहां पर शानदार जीत हासिल की थी। तो क्या वो जीत एक बार फिर से दोहराई जाएगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में जवाब इसका मिल जाएगा। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।